गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे का द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन द आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट्स, इसका जो आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक है आपके सिलेबस में नहीं, वैसे तो आपके सिलेबस में है, बट एक्चुअली में ना जो मेनली हमने आज पढ़ना है ये पार्ट पढ़ना है। ये वाला पार्ट जो होता है ना ये हायर क्लासेस में होता है, तो मेनली हमारे सिलेबस में यही पार्ट होता है और ये पार्ट आपके बुक में भी नहीं मेंशन होगा, ठीक है। तो ये मत समझना कि मिसप्रिंट है, ये वाले पार्ट्स कहाँ गए, तो बेटा यही पार्ट आपके सिलेबस में ये होता नहीं है, प्लस वन में ये नहीं होता, ओके। ये हमने बड़ी क्लासेस में जाकर पढ़ना होता है। आइसोमेरिज्म क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड पॉजिंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा। दो या दो से ज़्यादा एग्जिस्टेंस कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं बट प्रॉपर्टी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इनको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। सच कंपाउंड का आइसोमर्स, ओके। एक जैसे दिखने वाले होते हैं पर प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि वो शुगर केन के जो फ्रुक्टोस और सुक्रोज होते हैं, फार्मूला सेम होता है बट प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, बिकॉज OH ग्रुप का पोजीशन आगे जाकर पढ़ोगे, ठीक है बेटा। उनमें जो पोजीशनिंग होती है OH ग्रुप की अलग अलग होती है तभी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल, ठीक है बेटा। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है पर स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ऐसे को बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मतलब फार्मूला सेम होगा पर स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, मतलब उनकी पोजीशंस अलग अलग होगी तो स्ट्रक्चर अलग अलग बनेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, पहला होता है चेन आइसोमेरिज्म। व्हेन टू और मोर कंपाउंड हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट चेन स्केलेटन। मॉलिक्यूलर फार्मूला आप इन सभी को पढ़ लो, इसमें सभी में आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मिलेगा, 5 कार्बन ही मिलेंगे बट इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, अलग अलग है। एक नियोपेंटेन है, एक पेंटेन है, एक आइसोपेंटेन है, ठीक है बेटा। क्लियर आपको एग्जांपल? पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड डिफर इन पोजीशन ऑफ सब्सटेंट आइटम। मतलब सीधी सी बात है, ये आपने पोजीशन आइसोमेरिज्म ये देख के समझ जाना कि मतलब कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग होगा। इसमें देखो दूसरे नंबर कार्बन पे, इसमें पहले नंबर कार्बन पे, ठीक है। इसे प्रोपेन 1 ओल बोलेंगे, इसे प्रोपेन 2 ओल बोलेंगे। बेटा मैं क्लियर कर देता हूँ, बुक्स में जितने भी हैं ये वाले हैं, ये वाले, इन सभी में से मैं कोई भी डालूंगा, पर डालूंगा बुक में से मैं इतना आपके लिए इतना कर देता हूँ, ठीक है। तो बुक वाले जितने भी नेमिंग है इस चैप्टर के अंदर और अगले चैप्टर के अंदर जितने भी आएंगे उसको आपने सबको पढ़ना है, ओके। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड। मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे हो, ठीक है। ऊपर में क्या था कि फंक्शन पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन इधर उधर होता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, ठीक है। उस मॉलिक्यूलर फार्मूला से अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप बन जाए तो इनको बोलता है। जैसे कि बेटा एल्डिहाइड होता है CHO, और कीटोन होता है दोनों तरफ अलग कार्बन वाला ग्रुप लगा और बीच में ऑक्सीजन लगा होता है, ठीक है बेटा। ये अब इसको एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझो, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे दोनों का सेम है। अभी देखो ये है कीटोनिक ग्रुप, इसे बोलते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट देखो स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है। लास्ट है बेटा मेटामेरिज्म। इट अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंट अल्काइल चेन ऑन अदर साइड ऑफ द फंक्शन ग्रुप। और ये देखो मेटामेरिज्म कब होता है? जब अलग अलग अल्काइल चेन दोनों तरफ लगे हो। मान लो कि बीच में एक फंक्शन ग्रुप लगा, उसके दोनों तरफ अलग अलग अल्काइल चेन लगाओ। अब यहाँ देखो कीटोन के दोनों तरफ सेम अल्काइल चेन लगा है ना। अल्काइल चेन मतलब कि CH3 से मिथाइल लगाना, मान लो इस तरफ इथाइल और इस तरफ मिथाइल लगाओ, तो इससे हम एग्जांपल कह सकते थे किसका? मेटामेरिज्म का। जैसे ये देखो CH3 और ये देखो C के बीच में ये और C3H7 भी है, तो इसका मतलब क्या है कि इनकी पोजिशनिंग अलग है। ये सेकंड, ओके बेटा। नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैंने आपको बोला था कि ये है नहीं आपके सिलेबस में, सिलेबस इन द सेंस ऑफ आपकी बुक में ही नहीं है ये, इसका जस्ट ये डेफिनेशन होगा आपके सिलेबस में, बाकी कुछ नहीं है। द कंपाउंड दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर कांस्टेंट एंड ए सीक्वेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बट डिफर इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एटम। मतलब क्या है? वो कंपाउंड जिनमें सीक्वेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स या यानी कि डबल ट्रिपल बॉन्ड्स की मतलब ये समझो कि फार्मूला सेम होगा, सीक्वेंस और डबल ट्रिपल बॉन्ड्स इनमें अलग अलग पोजीशंस पे होते हैं, ठीक है। इनमें हम डबल ट्रिपल बॉन्ड्स के आगे और हायर क्लासेस में जाकर स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिलेबस में बेटा फंडामेंटल कंसेप्ट इन द ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली हम पढ़ते क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन करे चाहे वो इलेक्ट्रॉन लूज करे,
पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोटे से लेकर बड़े क्लासेस तक आप पढ़ते जाओगे, एक ही चीज़ पढ़ोगे, रिएक्टेंट डालना, रिएक्टेंट किसी सॉल्वेंट में डालना, उसमें कोई या कैटलिस्ट डालेंगे या कुछ भी डालेंगे और हमें प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है बेटा, तो प्रोडक्ट चाहिए तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक्सेट्रा, ये सब यही सब हमने आगे आगे पढ़ते रहना। इन ऑर्गेनिक रिएक्शन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल react with appropriate attacking reagent, it lead to the formation of intermediate and then finally product। मैंने आपको क्या समझाया था, एक शायद आपको याद होगा बेटा, याद रखना, अगर नहीं ये नया टर्म है, इंटरमीडिएट एक नया टर्म होता है, मैं बताता हूँ। अब देखो बेटा, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, रिएक्टेंट लो, उसमें यहाँ कुछ ना कुछ डालो और प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा, यहाँ रिएक्टेंट लिया, ठीक है बेटा, इस एरो पे हमने सॉल्वेंट डाला या कुछ भी डाला जो उसने रिएक्टेंट से फर्दर ये रिएक्ट करेगा, और मतलब अब इसके बाद हो सकता है कि वो इंटरमीडिएट बनाए। इंटरमीडिएट बेटा उसे कहते हैं रिएक्टेंट के बाद बनने वाला और प्रोडक्ट से पहले बनने वाला। ठीक है बेटा, रिएक्टेंट से बाद बनने वाला और प्रोडक्ट से पहले बनने वाला, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक्चुअली ये रिएक्शन में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये रिएक्शन होते टाइम सिर्फ हमें, अगर आपने इसे ऑब्जर्व करना तो रिएक्शन होते टाइम ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, आप इन केस में सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो आप अगर कहीं कलर चेंज होना जो शुरू होता है, ठीक है, आपने कोई चीज़ मिक्स किया, कलर चेंज शुरू हुआ, पहले थोड़ा सा फेड होता है, तो फेड को आप ऐसे मान सकते हो कि पहले इंटरमीडिएट में गया और जब फिर फाइनली वो पूरे अच्छी तरह से कलर हो जाता है तो वो हुआ प्रोडक्ट हुआ। ठीक है बेटा, पर क्या आपको लास्ट में वो फेड कलर वाला सोल्यूशन भी कहीं मिलता है? नहीं मिलता है ना, इसका मतलब क्या है कि वो बाय, और इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट या बाय प्रोडक्ट। ठीक है, ए सब्सिक्वेंटल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप डिस्क्राइबिंग डिटेल्स बाय इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। ठीक है बेटा, एनर्जेटिकली ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब देखो बेटा, इस चैप्टर में हमने फर्दर आगे क्या पढ़ना है कि ईच स्टेप के रिगार्डिंग स्टडी करना है, कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट अटैकिंग रिएजेंट के साथ अटैक, मतलब रिएक्टेंट अटैकिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, और हो सकता है वो नेक्स्ट स्टेप में मतलब कि इंटरमीडिएट बना दे या इंटरमीडिएट बना ले या सीधा प्रोडक्ट बना। जरूरी नहीं है कि हर स्टेप में इंटरमीडिएट बने। ठीक है, कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जिनमें इंटरमीडिएट नहीं बनता, सीधा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है या क्या क्या फर्दर होता है या उनकी मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म जो मेनली, देखो हम रिएक्शन क्या पढ़ते हैं, ए ने बी के साथ रिएक्ट किया और सी बना दिया। अब एक्चुअली में ये रिएक्ट कैसे हुआ, ये क्या कंडीशन था एक्सेट्रा, वो हमें कहाँ पता लगता है, मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म बेटा किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की जान होती है, मतलब कि आप ऐसा कह सकते हो, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को समझना है तो उसके मैकेनिज्म को आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको चीज़ समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा मैं आपको दो तरह के बॉन्ड कराता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो बेटा, दो तरह के बॉन्ड होते हैं, हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक एंड होमोलिटिक क्लीवेज, दो तरह के बॉन्ड क्लीवेज मतलब टूट के जाना सिस्टम होता है। हेट्रोलिटिक का मतलब क्या होता है, द बॉन्ड ब्रेक्स इन ए सच ए फैशन द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स विद द वन फ्रैगमेंट। मतलब क्या है कि बॉन्ड इस तरह से टूटे। अब देखो बेटा, मैं सिंपल मीनिंग समझाता हूँ। अब इन दोनों ने बॉन्ड बनाया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक Br का इलेक्ट्रॉन होगा, एक CH3 का इलेक्ट्रॉन होगा। पर आपको ये चीज़ पता है कि Br काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, ताकतवर होता है। ठीक है बेटा, डाउन होता है Br, जो भी हैलोजन फैमिली ऐसे ही डाउन है। ठीक है बेटा, वो अगर किसी भी कमज़ोर के साथ लगा, कमज़ोर मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव लगा, अगर कभी इन फ्यूचर में उनका बॉन्ड टूटता है, जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा ना, जब भी अब डाउन के मतलब लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर कभी भी उनको लगा कि ये बंदा ट्रस्टी नहीं है या तो इससे मुझे फ़ायदा नहीं है, तो उसको मार देता था। तो वैसे ही सीधी सी बात है, जब भी इनका बॉन्ड टूटेगा, ये क्या करता है, अपना तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये अपना इलेक्ट्रॉन तो ले जाता है, साथ में इसका भी इलेक्ट्रॉन ले जाता है। ठीक है बेटा, मतलब साथ में क्या करता है, CH3 का भी इलेक्ट्रॉन ले जाता है। ठीक है, अगर CH से एक इलेक्ट्रॉन ले गया तो इसके यहाँ क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ताकतवर हो गया तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, अब देखो अगर यहाँ पे CH3 बना, ठीक है बेटा, अब CH3 जो बन रहा है ये फर्दर एक नया कंसेप्ट को जन्म दे रहा है, इसको बोलते हैं कार्बोकटायन। ठीक है, अगर कभी भी कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन और एक क्या हो पॉजिटिव चार्ज हो, उसको बोलते हैं कार्बोकटायन, और अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बोलते हैं कार्बोआयन। मॉडर्न टर्म में जो अब बोला जाता है, पहले कार्बोकटायन बोलते थे। ए स्पीसीज हैविंग
एटम्स पॉजिटिव सेक्सटेट, मतलब आप देखो अगर अगर CH3 का इलेक्ट्रॉन ले गया, CH3 क्या बोलता था जब स्टार्टिंग में केस मैंने क्या सिखाया था आपको, CH3 क्या बोलेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरा है और ऑक्टेट कंप्लीट। Br क्या बोलता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरा है ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब ये दो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन पे हक जमाते थे। बट बाद में ये बेचारा ये इसका सारा इलेक्ट्रॉन Br लेके चल गया, इसके पास कितने बच गए 6। इसका मतलब क्या है कि इसके पास 6 बच जाएगा, ठीक है बेटा, यानी 6 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस करके क्या बना लेगा ये मिथाइल कटायन बोल लो या कार्बनियम आयन बोल लो या कार्बोकटायन बोल लो, ठीक है। कार्बोकटाइन्स आर क्लासिफाइड, कार्बोकटायन बेटा 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी कार्बोकटायन, सेकेंडरी कार्बोकटायन, टर्शियरी कार्बोकटायन। अब ये कैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मैं बोल रहा हूँ, देखो बच्चे, अगर मान लो इस वाले के साथ, इस वाले कार्बन के साथ, अब मैं आपको सिंपल से वे में समझाता हूँ, अगर मान लो ये कार्बन इस तरह है तो ये हम इसे प्राइमरी बोल सकते हैं, ठीक है। वही इस कार्बन के साथ यहाँ पे एक जुड़ा, अब ध्यान से देखो, सम एग्जाम्पल ऑफ कार्बोकटाइन्स आर, ये वाला इथाइल कार्बोकटाइन, ठीक है बेटा, इसे हम बोलेंगे प्राइमरी, ठीक है। और मान लो इसी के साथ इसे बेटा बोल देंगे प्राइमरी, ठीक है बेटा। अगर कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ा और इसी कार्बन के साथ मान लो 2 कार्बन जुड़े हो, ठीक है, इसी कार्बन के साथ मान लो 2 कार्बन जुड़े हो, इसे बोलेंगे सेकेंडरी, ठीक है बेटा। इसी कार्बन के साथ अगर फर्दर 3 कार्बन जुड़े हो तो एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, इसे बोलेंगे टर्शियरी, ठीक है बेटा। अगर कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा हो प्राइमरी, कार्बन के साथ एक कार्बन ना भी जुड़ा हो तो हम उसे प्राइमरी बोल सकते हैं, ठीक है। एक कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा हो फर्दर तो प्राइमरी, मतलब सीधी सी बात, आप ये देखो जब एक कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा होगा तो एक हाइड्रोजन कम होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे लर्न कर लो, CH2 है तो प्राइमरी, CH है तो सेकेंडरी, अगर कोई भी H नहीं है तो टर्शियरी, ये देख लो, ठीक है। क्लियर है। कार्बोकटाइन हाईली अनस्टेबल होता है एंड रिएक्टिव, देखो बेटा ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है और जो ज़्यादा अनस्टेबल वो ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा, ठीक है। ये ज़्यादा अनस्टेबल होता है और जो देखो सीधी सी बात है, जो ज़्यादा अनस्टेबल होगा वही रिएक्टिव होता है। मतलब क्या होता है, जिनके दिमाग नहीं ठीक होते ना, जिनके अपने एम्स नहीं फिक्स होते ना लाइफ के, वही लड़ते झगड़ते रहते हैं दूसरे, सिंपल सी बात है। ये ज़्यादा अनस्टेबल है, जो स्टेबल होगा वो रिएक्टिव नहीं होगा, कभी भी याद रखना। नियॉन किसी से रिएक्ट नहीं करता, हीलियम किसी से रिएक्ट नहीं करता, बिकॉज उनके लाइफ सेट है। वही फंडा केमिस्ट्री में भी है, ठीक है। इसके बाद बेटा हमने पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे पढ़ना है। अगर मैं आपको बोलूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, मैं देखो बेटा पेपर में आपको ये 4 ऑप्शन आ सकते हैं 1 नंबर में, और पूछे जाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाईली स्टेबल कार्बोकटाइन, तो याद रखना 3 डिग्री कार्बोकटाइन आर मोर स्टेबल। दिस कार्बोकटाइन ये मोर स्टेबल होता है, कम स्टेबल, इससे कम स्टेबल, इससे कम स्टेबल, ठीक है बेटा, क्लियर है आपको, ओके। इसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है बेटा, स्ट्रक्चर इन द सेंस ऑफ मिथाइल कार्बोकटाइन की स्ट्रक्चर। अब बेटा ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ये डैश डैश क्यों है, ये वेज, ये डैश क्यों है, ये डैश वेज क्यों है और ये सॉलिड वेज क्यों है, ठीक है बेटा। जो ये डैश डैश इसे डैश वेज बोलते हैं, ये जो सॉलिड है इसे सॉलिड वेज बोलते हैं, ठीक है। ये क्यों है, कैसा, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका शेप होता है ट्राइगनल, ठीक है। कौन सा शेप होता है इसका शेप होता है बच्चे, 1 सेकंड रुको, ट्राइगनल प्लेनर शेप होता है, ठीक है। ईच बॉन्ड में भी रिप्रेजेंट एज क्या होता है, CsP2, और इसके सभी बॉन्ड जो होते हैं, अब ऐसे मान लो कि सभी कार्बन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिड होते हैं। अब सीधी सी बात ध्यान से देखो, 3 हाइड्रोजन लगे हैं sp2, मैंने सिंपल जो समझा बेटा, वो रूल सिर्फ कुछ टाइम तक यूज होता है, याद रखना। वो रूल को माइंड में पक्का मत डाल देना। 4 कार्बन है तो sp3, 2 है तो sp, और 3 है तो sp, और 2 है तो sp, 3 है तो sp2 और 2 है तो sp। बेटा वो रूल पक्का नहीं कर लेना याद, वो थोड़ी देर चलता है, ठीक है। मेन रूल मैं जो आपको हाइब्रिडेशन में पीछे समझाया है उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बच्चों मैं नोट्स भेज दूंगा आपको आजकल में, ठीक है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। नोट्स अच्छे बने वहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। द होमोलिटिक क्लीवेज कैन बी स्पीसीज इन विच कार्बन गेट्स शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल
व्हेन, अब देखो बच्चे, मान लो कि होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जेड के मुकाबले, क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले जाएगा और जेड को पॉजिटिव कर देगा। अगर कभी ऐसा हो गया जैसे पीछे कार्बोकटाइन था ना, इसमें क्या हो जाएगा, कार्बा अनाइन। इसमें मैं बेटा दो टॉपिक एक साथ पढ़ा रहा हूँ, कार्बोकटाइन कार्बो अनाइन का होमोलिटिक क्लीवेज के अंदर ही, ठीक है। तो आपको ये कार्बोकटाइन वाला अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नोट्स भेज दूंगा, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और नोट्स में से वही चीज़ करना जो मैंने कराया, अदरवाइज जो नहीं कराया वो मत करना, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम क्या बोलते हैं इसको, कार्बोकटाइन, ये वाला होता है। एक चार्ज मतलब कि इसमें क्या हुआ, ताकतवर CH3 निकला और जेड कमज़ोर निकला। मतलब सीधी सी बात है, जो ताकतवर है वो हमेशा ही कमज़ोरों का नुकसान करते हैं, ये तो लाइफ का फंडा है। सच ए कार्बन केयरिंग नेगेटिव चार्ज ऑन ए कार्बन कॉल्ड कार्बोनाइन बोलते हैं। कार्बोनाइन आल्सो, ये भी अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल है तो रिएक्टिव होगा, ठीक है। अनस्टेबल होने की सिंपल सा मीनिंग समझ लो, कोई भी कंपाउंड, कोई भी आइटम्स, कोई भी मॉलिक्यूल अपने ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं पसंद करता, वो न्यूट्रल रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तभी ऐसा पंगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, बॉन्ड इस हिसाब से टूटता है कि ये होता है शरीफों का क्लीवेज। शरीफों का क्लीवेज मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, दोनों बंदे जो होते हैं दोनों ईमानदार होते हैं एक दूसरे के लिए। मतलब जब बॉन्ड टूटेगा तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएंगे। जब भी बॉन्ड टूटे क्या करेंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो बच्चों, हम पिछली बार में फुल एरो यूज़ कर रहे थे, इसमें फुल एरो नहीं यूज़ करते, इसमें हम हाफ एरो यूज़ करते हैं। हाफ एरो, हाफ एरो का मतलब क्या है कि जो तेरा है वो तू ले जा, हाफ मतलब आधा, ठीक है। ये देखो, ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर पेयर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड गोस विद ईच ऑफ द बॉन्ड इन एटम, मतलब जिसका जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके साथ जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। इसमें क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है इंस्टेड ऑफ पेयर, ठीक है। पीछे में पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जाता है, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन जाता है एक बारी में। सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज शोन बाय हाफ शेडेड, ठीक है बेटा। फिश, इसे हम हाफ शेडेड कर्व एरो से शो करते हैं, ठीक है। ये देखो, जैसे कि मान लो ये RX है, इसको हमने हीट या लाइट में आपने मतलब कि सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, ये मिक्स किया, RX हो गया, वो क्या करेगा, R अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, X अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि दोनों बराबर का ही ताकतवर है। अब दो पार्टनर्स अलग होते हैं तो दोनों अपना अपना पैसा लेके जाते हैं। सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे है, यहाँ कोई कमज़ोर कोई ताकतवर नहीं है, तो ये अपना ले गया, अपना ले गया। अब याद रखना, कभी भी ऐसा कंपाउंड आपको दिख जाए जिसके ऊपर क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, फ्री रेडिकल, ठीक है। फ्री रेडिकल और अल्काइल फ्री रेडिकल, क्योंकि ये अल्काइल है तो फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है। अब इनकी स्टेबिलिटी अलग होती है। अल्काइल फ्री रेडिकल क्लासिफाइड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ऑन द बेसिस, जो जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना आपने, सेम वही, ठीक है। अगर ये है तो इसे हम सिर्फ बोलेंगे फ्री रेडिकल, ठीक है। ये इथाइल फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, और ये देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इसमें भी टर्शियरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसमें टर्शियरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो जो जिसपे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज नहीं होता। आप दोबारा सुन लो, न्यूक्लियोफाइल वो जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। और आपने सीधी सी ऐसे समझ लो कि न्यूक्लियोफाइल देखने के साथ आप समझ लो कि जिसके ऊपर क्या हो, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। इलेक्ट्रोफाइल गरीब बनता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इस पे कौन चार्ज होता है, नेगेटिव। अब ये देख के आप क्या बता सकते हो कि ये डोनेट करने वाला होगा और ये एक्सेप्ट करने वाला होगा। बेटा देखो, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको इनकी लाइफ की रियलिटी बता दी, ठीक है। ये अभी इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ है, मैंने बता दिया कि ये बंदा क्या होगा, अमीर या गरीब। ये हमेशा डोनेट करेगा और ये हमेशा एक्सेप्ट करेगा। ए रिएजेंट दैट ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, वो रिएजेंट जिन पे इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, न्यूक्लियोफाइल, दैट इज न्यूक्लियस सीकिंग एंड रिएक्शन टेक इन न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। वो रिएजेंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस सीकिंग एंड, इस रिएक्शन को इसे न्यूक्लियस सीकिंग एंड द रिएक्शन देन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। ए रिएजेंट दैट टेक अवे इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है बेटा। मतलब क्या है कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता नहीं है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन सीकिंग होता है। अब देखो न्यूक्लियस सीकिंग का मतलब क्या होता है, अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन है
उसको किसकी खोज रहती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ सेफ, इलेक्ट्रॉन की तिजोरी कहाँ है, न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस ही इलेक्ट्रॉन को अपने पास, अपने आसपास घुमा सकता है, ठीक है। ये भी केमिस्ट्री का एक फंडा है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस ढूंढता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मैं सेफ कहाँ रह सकता हूँ, न्यूक्लियस के पास, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के पास, न्यूक्लियस के पास, ठीक है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये न्यूक्लियस ढूंढता है, और इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या देखता है, इलेक्ट्रॉन ढूंढता है, ठीक है, इसे बोलता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ड्यूरिंग द पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल सेंटर पे, मतलब सीधी सी बात, अगर ये दोनों ऑपोजिट चीज़ें देख रहे हैं तो ये एक दूसरे पर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, अब देखो, अब ऐसे भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, हम ऐसे भी एक लैंग्वेज में कह सकते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है। ओके बच्चे, बाकी हम कल कराऊंगा मैं आपको, ठीक है।